हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिंदी भाषा में उसकी एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछे गया था हिंदी भाषा से वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 6 वीडियोज ऑलरेडी पब्लिक की हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस 2015 में पूछे गए थे। टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको निर्देश दिया हुआ है और क्या निर्देश दिया है कि प्रश्न 1 और 2 इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है जो कि विकल्प में हो। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है अनुरक्ति। जो अनुरक्ति है इसका विलोम क्या होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? आसक्ति, विरक्ति, विज्ञप्ति या फिर उक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि विरक्ति। ठीक है, तो जो अनुरक्ति शब्द है इसका विलोम आप देखेंगे कि विरक्ति हो जाएगा। जबकि जो अदर ऑप्शंस हैं उन्हें भी देख लीजिए, मैंने उनका जो है एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। जो अनुरक्ति शब्द है वो हमने देखा कि उसका विरक्ति हो जाएगा। जो आसक्ति है इसका क्या हो जाएगा? विरक्त। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, विरक्ति और विरक्त दोनों अलग अलग शब्द है, यानी कि जो आसक्ति शब्द है इसका विलोम होता है विरक्त। तीसरा है उक्ति, और उक्ति का जो विलोम होता है वो हो जाता है अनुक्त। और चौथा है विज्ञप्ति, और इसका जो विलोम है ये हो जाता है प्रत्यान। ठीक है, तो इतने टफ पूछे गए हैं विकल्प मतलब विलोम में, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपसे वही, चूंकि विकल्प में हमने देखा था ना निर्देश में 1 और 2 सेम है, यानी कि दोनों में ही विलोम चूज करना है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बताओ भैया जो स्वप्न शब्द है ना इसका विलोम क्या होगा। हमारे पास विकल्प क्या है? निद्रा, जागरण, ध्यान या फिर मनन। तो आपको दिख तो रहा ही है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि जागरण। ठीक है, तो स्वप्न का विलोम क्या होगा? जागरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप देखेंगे कि कुछ मतलब कि जो 2015 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हर पॉइंट से नहीं, उस टाइम पे जो सिलेबस है वो चेंज हुआ था तो कुछ ही पॉइंट्स दिए हुए थे सिलेबस में और वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें आप देखिए आप क्या पूछ रहे हैं, अब आपको मुहावरे दिए हुए हैं। ठीक है, तो निर्देश में क्या दिया गया है कि प्रश्न 3 और 5, यानी कि प्रश्न 3, 4, 5, इसमें आपको निर्देश दिया गया है कि यहाँ आपको मुहावरे का सही अर्थ चयन करना है। तो मुहावरा कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख लेते हैं, आंखें बिछाना। ठीक है, तो आंखें बिछाना एक मुहावरा है, आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। विकल्प बाट जो होना, दूसरा विकल्प है चिंता में पड़ना, और तीसरा है जागते रहना, और चौथा है अपमान करना। ठीक, आंखें बिछाना। ठीक है, तो चिंता में पड़ना बिल्कुल नहीं होगा, जागते रहना भी नहीं होगा, अपमान करना भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बाट जोहना। ठीक है, यानी कि प्रतीक्षा करना। तो आंखें बिछाना अर्थात आंखें बिछा के बैठे हुए हैं। अरे वो एक मूवी है ना, कौन सी मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, लेकिन उसमें है ना कि नजरें बिछा के बैठे हैं रास्ते पे यार के, तो वो जो नजरें बिछा के बैठे हैं वही है भैया, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, आंखें बिछाना। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि आप बताओ भैया जो छाती पीटना है इसका मुहावरा ये है छाती पीटना, आपको बताना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। हमारे पास विकल्प क्या है? ललकारना, बिल्कुल नहीं। चुनौती देना, बिल्कुल नहीं। चुनौती देने के लिए जांघ पे हाथ मारी जाती है, ना कि छाती पे। हार ना मानना, छाती पीटना, हार ना मानना, नहीं ये भी नहीं होगा। विलाप करना हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जब उनके जीवन में बहुत भयानक कष्ट आता है तो वो लोग अपना सीने पे हाथ रख रख के जो है एकदम पीट पीट कर रोते हैं, तो वही है छाती पीटना, अर्थात बहुत विलाप करना, बहुत मतलब कि कष्ट उनसे एकदम सहा नहीं जा रहा है, इतना भयानक कष्ट है, उस तरह से रोना जब आता है तो उसी को कहते हैं छाती पीटना। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, और वो क्या है? वो है तलवा सहलाना। और इसमें भी जाहिर सी बात है, हमने देख लिया था कि 3 से 5 तक हमसे मुहावरा पूछा गया है, तो वही यहाँ भी है। आपको तलवा सहलाना एक मुहावरा दिया है
उसका अर्थ क्या होगा, आपको विकल्प से चयन करना है। हमारे पास विकल्प क्या है, दवा लगाना, बिल्कुल नहीं। उपचार करना, नहीं। खुशामद करना या फिर सुलाने की कोशिश करना। अगर जो है सुलाने की कोशिश कर रहा होता तो सर पे हाथ रख रहा होता ना, सर सहला रहा होता, ना कि तलवा सहलाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि चापलूसी करना, खुशामद करना। ठीक है, तो तलवा सहलाना का अर्थ क्या हो जाता है, खुशामद करना या फिर चापलूसी करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, फिर निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 6 से लेकर के 8 तक के लिए, और इसमें आपसे पूछे क्या है, इसमें आपसे लोकोक्तियां पूछी गई हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निर्देश में प्रश्न 6 से 8 इन प्रश्नों में दी गई कहावतों यानी कि लोकोक्तियों का सही अर्थ जो विकल्प में दिया गया है उसमें से चयन कीजिए। पहली जो लोकोक्ति पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप लोगों ने सुना होगा ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वही वाला मतलब की लोकोक्ति है। कह रहे हैं गुणी को आडंबर की जरूरत नहीं। दूसरे में कह रहे हैं धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं। तीसरा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और चौथा बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं। तो ये बात गलत है। वैसे भी आप रियल लाइफ में भी देखें, कोई व्यक्ति कितना भी बलवान हो, सहयोग की आवश्यकता तो हर किसी को होती है। ठीक है, फिर चाहे वो मेंटली बलवान हो या फिर फिजिकली, लेकिन सहयोग की जरूरत हर व्यक्ति की होती है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमें प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है। तो भैया जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, आप उसे कहीं भी स्वतंत्र रूप से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मुहावरे होते हैं ना, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, किसी सेंटेंस में उसे मतलब कि एज अ शब्द यूज किया जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें यही अंतर होता है कि जो लोकोक्तियां हैं वो कंप्लीट होती हैं अपने आप में। जैसे हमने देखा ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है। जबकि अभी हमने देखा तलवा चाटना या तलवा सहलाना, ये अपने आप में क्या लग रहा है कि कोई कंप्लीट सेंटेंस है, नहीं ना, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसे हम लोग किसी ना किसी सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं। जबकि जो लोकोक्तियां हैं बोलचाल की भाषा में आपको देखने को मिलेंगी और उन्हें अपने आप में वो पूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी आपसे वही पूछ रहे हैं लोकोक्ति, और क्वेश्चन क्या है, देसी मुर्गी बिलायती बोल। आप लोगों ने इसको घर परिवार में जरूर सुना होगा, देसी मुर्गी बिलायती बोल। तो इस वजह से चलिए हम इसका ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। कह रहे हैं कम कीमत में अच्छी वस्तु, दूसरा उम्मीद से बढ़कर, तीसरा है बेमेल बातों का मेल, और चौथा है अनोखी चीज दिखाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना भैया सी वाला, यानी कि बेमेल बातों का मेल, यानी कि देसी मुर्गी बिलायती बोल, इसका मतलब है बेमेल बातों का जो है मेल। यानी कि अब आप खुद ही सोचिए, जो लोग देसी हैं यानी कि किसी भी पर्टिकुलर देश से बिलोंग करते हैं, वो अगर विदेशी लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट कर दें या विदेशी रहन सहन को अपना लें, तो एक बार लगेगा ना कि ये क्या बात हो गई, जहाँ के हैं वहीं की चीजें आनी चाहिए। हालांकि आजकल तो सब कुछ संभव है, लोग कहीं भी रह करके कहीं के भी कल्चर को आराम से देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में इस तरह की चीजें नहीं थी। और ये लोकोक्तियां वगैरह आज तो बनी नहीं है, ये तो बहुत पहले से बनती आई हैं। तो इस वजह से इसको आप याद रखिएगा कि जब भी कोई कहे भैया देसी मुर्गी बिलायती बोल, तो समझ लेना कि बेमेल बातों का मेल जोल यहाँ देखने को मिल रहा होगा। और बचपन में याद है जब हम लोग फोर्थ फिफ्थ क्लास में थे, उस टाइम पे जो मतलब की बुक्स थी उसमें ये सब बहुत ज़्यादा रहता था, तो बहुत मज़ा आता था इसको पढ़ने में। अब तो ठीक है, अब तो बहुत सारा हो गया है कि याद हो गया है, लेकिन पहले जब याद करना होता था तो मज़ा आता था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा। तो इसका जो ऑप्शंस है वो क्या है, दोगुनी फायदेमंद वस्तु, तीसरा अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज, तीसरे में कहिए मतलब कि शी में कह रहे हैं बुरे के साथ बुरे का मेल, और चौथा है समान गुण वाले दो साथी। तो एक तो करेला जो दूजे नीम चढ़ा, जाहिर सी बात है कि ये गुण वाली बात तो नहीं होगी, तो डी वाला तो एकदम गलत है। ठीक है,
लेकिन ऑप्शन सी जो है ना वो इसके लिए एकदम सही हो जाएगा कि बुरे के साथ बुरे का मेल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। इसको और भी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसको और भी है ना कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ऊपर से बासी और रेट 100 रुपए किलो। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने किसी सीरियल में देखा था, उसमें वो कह रही थी एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तीसरे बासी, ऊपर से रेट 100 रुपए किलो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी निर्देश दे दिए हैं प्रश्न 9 और 10 के लिए। और यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब ना हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को देखना है। कह रहे हैं कि प्रश्न 9 और 10 इन प्रश्नों में से एक के साथ 4 वर्तनी दी गई हैं जिनमें से केवल एक शुद्ध है, ठीक है। उन शुद्ध वर्तनी वाले विकल्पों का आपका चयन करना, हालांकि विकल्पों नहीं होगा, विकल्प होगा कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्ड दिए हैं। एक तो अभिव्यक्ति, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा है अभिव्यक्ति और चौथा है अभिव्यक्ति, ठीक है। देखिए हिंदी लैंग्वेज में ना जब भी वर्तनी वाली बात आए, आप एक काम किया करिए कि जब भी कोई वर्ड यूज किया करिए तो यथासंभव उसे शुद्ध शुद्ध बोलने का प्रयास किया करिए। जब आप शुद्ध शुद्ध बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसको शांति से शुद्ध शुद्ध लिख लेंगे। हम लोग करते क्या है, हम लोग शुद्ध बोलते ही नहीं है, ठीक है, और स्टाइल में बोलने के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, बहुत अशुद्धियां जो है कर देते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। तब फिर अंत में क्या होता है, अंत में जब हमें मिल जाता है कहीं उसको शुद्ध करने को, तो हम लोग जैसे बोले हुए हैं वैसे ही उसको सही करके चले जाते हैं और फिर मार्क्स से क्या मिलता है, माइनस में, ठीक है। तो इस वजह से हिंदी में जब भी बोले शुद्ध बोले, या तो ना ही बोले। तो चलिए देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए अभिव्यक्ति कैसे लिखा जाता है, ठीक है, अभिव्यक्ति 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 अभिव्यक्ति। जब आप इसको कई बार बोल लेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि नहीं, लिखने का तरीका भी ऐसे होना चाहिए। हिंदी में यही एक फायदा है, जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। ये इंग्लिश नहीं है कि कहीं CH मतलब का हो जाएगा, कहीं के मतलब का हो जाएगा, ऐसा आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, हिंदी में नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भैया 4 जो है वर्तनी दी हुई हैं, बताइए कौन सा शुद्ध रूप है। पहले में अवशिष्ट, अवशिष्ट, दूसरा अवशिष्ट, तीसरे में अवशिष्ट और चौथे में अवशिष्ट। अब आपको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है। अब देखिए पढ़ने में तो लग रहा है यार सभी कुछ तो एक ही जैसे समझ आ रहा है, लेकिन जब आप इसको देख ही रहे हैं कि कैसे लिखा हुआ है तो आपको समझ आना चाहिए कि सच में कौन सी वर्तनी इसकी शुद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला, यानी कि अवशिष्ट, ठीक। इसको जो हम लोग अवशिष्ट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। तो भैया हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं। 2015 में जो 4 तारीख 10वां महीना 2015 को पेपर हुआ था, उसमें इसी तरह से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि कुछ खास पॉइंट से ही क्वेश्चन बने हुए थे। तो इस वजह से जो पूछा गया है वो करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं निर्देश में प्रश्न 11 से लेकर के 13 तक इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द विकल्प में से चयन करना है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको यहाँ पे चूज करना है। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, इसको क्या बोला जाता है, एक शब्द में आपको बताना है। हमारे पास विकल्प क्या है, पृष्ठमंच नहीं, दूसरा दर्शक दीर्घा नहीं, तीसरा नाट्य स्थल नहीं, नाट्य स्थल तो वो होता है ना जहाँ पे नाटक किया जाता है उसे कहते हैं नाट्य स्थल, और चौथा नेपथ्य। क्या है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, तो यही डी वाला हो जाएगा, नेपथ्य, यानी कि जो नेपथ्य शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसके लिए नेपथ्य शब्द यूज होता है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना लगभग अगर पूछ लिया जाए तो हर व्यक्ति गलत करके आएगा, अगर उसने बहुत अच्छे से नहीं क्लियर किया है तो, बहुत अच्छे से नहीं देखा है तो, ठीक है। तो आप लेकिन गलत मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें आपसे कह रहे हैं कि बताओ भैया जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। विकल्प कह रहे हैं चंद्रवदन नहीं, तीसरा पता नहीं क्यों बार बार याद आ रहा है, दूसरे में कह रहे हैं चंद्रहास, तो ये भी नहीं होगा चंद्रहास,
तीसरा चंद्रशेखर और चौथा है सिरमौर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि चंद्रशेखर, जिनके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात भगवान शिव जी, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन लगभग लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम भी बहुत दिनों तक कंफ्यूज थे, अब तो जान गए हैं तो अब नहीं कंफ्यूज होते। कह रहे हैं कि आप उस हथियार का नाम बताइए, या उस हथियार को हम एक शब्द में क्या कहेंगे जिसे फेंक कर चलाया जाता है। जैसे मतलब कि नहीं, त्रिशूल, हाँ, जैसे त्रिशूल को आप फेंक के मार दिए, तो जो वो फेंक के चलाया जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमने देखा ना वो रामायण महाभारत में त्रिशूल वगैरह फेंक के लोग चला रहे थे। तो या फिर पिस्टल वगैरह, पिस्टल तो हालांकि जो है अपने हाथ में रखी जाती है, लेकिन उसकी जो गोली है वो जा करके मारती है ना, तो पिस्टल से जो गोली निकल करके जा रही है उसको हम क्या कहेंगे। तो आपको बताना है कि फेंक कर जो भी हथियार यूज किए जाते हैं उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। विकल्प प्रक्षिप्त, दूसरा प्रक्लेदित। देखिए कितने कठिन कठिन शब्द दिए हुए हैं पता नहीं कहाँ से ये शब्दों को उन्होंने खोजा हुआ है। तीसरा शस्त्र और चौथा है अस्त्र। तो फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो वैसे भी याद रखना चाहिए कि शस्त्र सा आ रहा है, सा मतलब होता है साथ में, तो यानी कि हाथ से पकड़ कर जो हथियार चलाया जाएगा उसे हम शस्त्र कहेंगे, जो फेंक कर चलाया जाएगा उसे अस्त्र कहेंगे। तो शस्त्र में आप जैसे तलवार को ले लीजिए, आप तलवार को फेंक कर कभी नहीं चला सकते, आपको तलवार मतलब कट कुट जो भी करना है उसको हाथ में पकड़ कर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। जैसे मिसाइल्स वगैरह है ना, आप उसे ले लीजिए, वो सब क्या है, तो मिसाइल वगैरह सब अस्त्र हैं, जबकि तलवार हो गया, गदा हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सभी शस्त्र हैं, हाथ से पकड़ कर चलाए जाते हैं। तो फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए भी निर्देश दिए हैं। कह रहे हैं कि इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्दों का आपको चयन करना है। चलिए देख लेते हैं। और प्रश्न क्या दिया हुआ है, विप्र। विप्र मतलब क्या होता है, यही आपको बताना है। हमारे पास विकल्प क्या है, निर्धन, निर्धन तो नहीं होगा ना, दूसरा धनी, तीसरा ब्राह्मण, चौथा है सैनिक। तो इसका जो उत्तर है वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि ब्राह्मण। यानी कि विप्र मतलब क्या होता है, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, देख लीजिए, और साथ में विप्र के जो अन्य समानार्थक शब्द हैं उन्हें भी देखिए, पुरोहित, धार्मिक व्यक्ति, मेधावी, विद्वान आदि। तो ये सारे ना विप्र के पर्यायवाची समझ लीजिए हैं। ठीक है, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है यही आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि हमने बताया कि टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2015 में, यानी कि 2015 का क्वेश्चन है, कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शब्द है आविर्भाव, और आपको बताना है कि आविर्भाव का समानार्थक शब्द कौन सा है। विकल्प मृत्यु, मोक्ष, वानप्रस्थ या उत्पत्ति। तो आविर्भाव का हो जाएगा उत्पत्ति, यानी कि जो आविर्भाव का समानार्थक शब्द है उत्पत्ति हो जाता है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए आविर्भाव के अन्य जो समानार्थक शब्द हैं वो कौन है, प्रादुर्भाव, उद्भाव, पैदाइश आदि। ठीक है, तो ये पर्यायवाची हैं दरअसल, तो आप इनको भी याद रख लीजिएगा कि आविर्भाव के प्रादुर्भाव, उद्भव और पैदाइश आदि जो है वो समानार्थक शब्द हो जाएंगे। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने अपने इसी चैनल पे NCERT हिस्ट्री की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हमने 6, 7, 8 क्लास की हिस्ट्री कवर कराने की बात की है। हमने 6 वाली कंप्लीट कर ली, 7 वाली भी कंप्लीट कर ली। क्लास 8 की हिस्ट्री में भी आज हम मतलब कि चैप्टर 7 तक आ गए हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली NCERT, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। तो चलें फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।